अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था बायोडाइवर्सिटी, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया था। आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत की हुई थी कि जब आप एक दफ़ा बोर्ड पर समझा देते हैं तो उसको एक बार रिवाइज़ कर दिया करें। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि हमें वो चीज़ें बताया करें साथ साथ जो हमने अपने पेपर के अंदर अटैम्प्ट करनी होती हैं। अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है या कोई लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी आता है तो वो हम किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, उसका तरीकाकार भी बताएं। तो इंशाल्लाह मैं अब ये कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह से भी बता दूँ। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसी तरह से बताऊँ जैसे आप लोग कह रहे हैं, लेकिन चलें ट्राई करेंगे दोबारा से। बहरहाल स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। अब आप सबको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसके अंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इन चीज़ों को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया। अगर आपने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन नहीं देखा था तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको ये इजीली समझ आए। अच्छा जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पॉइंट्स आपकी बुक से लिए हैं तो आपने ये परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से लिख दिए हैं। ये सारे आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपकी बुक में पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर, वो फूड के रिलेटेड है कि बायोडाइवर्सिटी से हमें फूड मिलती है, ठीक है। अब ये फूड किस तरह से मिलती है देखें, हम दालें खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, या फिर हम गोश्त खाते हैं। गोश्त आगे से कितनी टाइप का होता है, मटन, बीफ, चिकन। इसी तरह से सब्जियां बहुत डिफरेंट टाइप्स की हैं, आलू, गोभी, मटर, गाजर, ठीक है। और इसी तरह से दालें भी बहुत सी किस्म की हैं। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो है हमें वो कहाँ से मिल रही है, बायोडाइवर्सिटी से। आप सपोज कर लें कि अगर ये वैरायटी ना होती फूड की, समझ लें कि एक सिर्फ और सिर्फ आलू का पौधा होता पूरी दुनिया में, तो आप रोजाना आलू ही खाते रहते, ठीक है। इसलिए डिफरेंट वैरायटी है ताकि आप डिफरेंट फूड्स जो हैं वो खा सकें और उनसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ठीक है। तो ये हमें फ़ायदा हो रहा है बायोडाइवर्सिटी से। ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैरायटी होने की वजह से हमें डिफरेंट फूड मिल रही है ताकि हम उनसे अपनी ज़रूरियात की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, वो ले सकें। दूसरा पॉइंट है जी, ड्रग्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब आपने शायद हल्का फुल्का कहीं सुना होगा कि जानवरों से, सांप बिच्छू वगैरह जो होते हैं इनसे, या दूसरे जो जानवर होते हैं उनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है। हम कई टाइप ऑफ प्लांट्स हैं उनसे और एनिमल से, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो कि हम आगे ड्रग्स बनाने में या मेडिसिन बनाने में उनका काम करते हैं, ठीक है। वो काम आती हैं उनसे। जैसे कि आपने अफीम है, ये आप आगे जाकर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, या एक पोस्ट का पौधा है। इनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं जो कि एनाल्जेसिक्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से एनिमल्स हैं, उनमें से कुछ इस तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं जो कि ड्रग्स बनाने में काम आती हैं, ठीक है। तो इनसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ड्रग्स एंड मेडिसिन बनाते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल मटेरियल। अब बायोडाइवर्सिटी का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल इनसे मिल जाता है। इंडस्ट्रियल मटेरियल के अंदर ये नहीं है कि आप स्टील मिल पे चले जाएं तो आप कहेंगे जी यहाँ पर कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आ रही है ऐसा नहीं है। अब ये नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, फाइबर्स, डाइज, गम्स, रबर, ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। आप देखें कि रबर जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होता है। इसी तरह से डाइज, फाइबर्स, आप चमड़ा मंडी में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर जैकेट्स बनती हैं, जुतियाँ बनती हैं, ठीक है, शूज़ बनते हैं। ये चमड़ा कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। इसी तरह से ऑयल्स ऑयल्स हैं, ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स, ये कहाँ से आते हैं, ये एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी, ठीक है। बहुत से फूल होते हैं जिससे हम ऑयल्स निकालते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होते हैं। इसी तरह से रबर, गम्स, डाइस वगैरह, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, जैसे शुगर मिल है, वहाँ पर शुगर कैन यूज़ होता है, गन्ना, उसका रस यूज़ होता है। अब वो क्या है, प्लांट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ जो हैं ऑर्गेनिजम्स की, इनसे हम इंडस्ट्रियल लेवल पर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होने वाला जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो हमें एनिमल्स और प्लांट से मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हमें जो फ़ायदा है, मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। अब यहाँ पर आप देखें कि इकोसिस्टम के अंदर मैंने ये वाला जो एस है ये रेड कलर का किया है। अगर एस आ जाए तो ये आपको पता होगा कि वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम नहीं, इकोसिस्टम्स, यानी कि हर टाइप का इकोसिस्टम। आप समुद्र में देखें, आप हवा में देखें, ज़मीन पर देखें, जहाँ मर्जी देखेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम बना भी रहा है और फिर उसको मेंटेन भी कर रहा है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, ये जैसे वर्ड है इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती, बायोडाइवर्सिटी से अब मैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, इसकी जगह यूज़ करूंगा
वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ना होते तो इकोसिस्टम इस ज़मीन के ऊपर हो सकता था। अगर सिर्फ और सिर्फ इंसान होते, इंसान क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके साथ कोई नॉन लिविंग थिंग ना होती, यानी कि ये ज़मीन, हवा, पानी, ठीक है, ये पहाड़, दीवारें वगैरह, ये सारी चीज़ें ना होती, ये सारी नॉन लिविंग है। तो अगर ये ना होती तो सिर्फ इंसान ही होते, तो इंसान क्या कर लेते। तो हमारा इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी, हवा, पानी, मिट्टी, इन सब के साथ भी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही इकोसिस्टम बन रहा है और फिर ये उसको मेंटेन भी कर रहा है। अब ज़मीन पर देख लें, इसी तरह से आप समुद्र में देख लें तो वहाँ पर मछलियाँ और बहुत सारे आबी जानवर होते हैं, और फिर पानी भी है, नॉन लिविंग है, उनका आपस में इंटरेक्शन है, तो वो एक इकोसिस्टम बन रहा है। अब उसको मेंटेन भी कर रहा है। ठीक है, मेंटेन किस तरह से कर रहा है बायोडाइवर्सिटी, ये तो हमें समझ आ गया कि ये मेकिंग के अंदर तो हमें समझ आ गई। ठीक है, अब मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब आप ये देखें कि जैसे इंसान है वो क्या खा रहा है। फॉर एग्जांपल एक जानवर बकरा है, उसका मटन उसने खा लिया, ठीक है, उसका बकरे का गोश्त खा लिया जिसको मटन कह रहे हैं। अच्छा, अब वो बकरा बड़ा कैसे हुआ था, मतलब उसने क्या खाया था, उसने खाए होंगे पौधे। पौधे कहाँ पर उगते हैं, ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो बड़ा हो रहा था पौधा, ठीक है, जिसको उसने, जानवर ने खाया, और फिर जानवर को हमने खाया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी इकोसिस्टम की मेंटेनेंस के अंदर बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, इसकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से मुराद कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये मेंटेन रखता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो केमिस्ट्री है उसकी रेगुलेशन के अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल है। वो किस तरह से है कि आप सपोज करें कि हम एक एनिमल की बात करते हैं और एक प्लांट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि यूज़ करते हैं पौधे, और इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि यूज़ करते हैं एनिमल्स। अब आप ये देखें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी केमिस्ट्री किस तरह से मेंटेन हो रही है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बस समझा रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब ये देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो दो गैसेस हैं, इनके अलावा और बहुत सारी गैसेस हैं हवा के अंदर, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और इसी तरह से कुछ जहरीली गैसेस भी होती हैं। तो इनकी मेंटेनेंस, अगर यहाँ से इनको प्लांट्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर के अंदर इन गैसेस का जो एक तवाज़न होगा, जो रेशो होगी, वो हो जाएगी ख़राब, और हमारा एटमॉस्फेयर हो जाएगा ख़राब और रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसी तरह से ओजोन गैस है। ओजोन गैस आप देखें जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो भी आई थिंक आप आगे जाकर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे आप। उसकी मेंटेनेंस भी इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी के थ्रू होती है। अब मैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करता है। एटमॉस्फेयर को रेगुलेशन उसकी जो है वो बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। अच्छा, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, उन सब की रिसाइकलिंग होती है। वो किस तरह से होती है रिसाइकलिंग, आप सपोज करें कि एक एनिमल था, ठीक है, एक एनिमल था, उसकी हो गई डेथ, ये इस टाइम डेड है एनिमल। ठीक है, अब इस एनिमल के अंदर आपको पता है कि सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब जब ये मर गया तो ये किधर जाएगा, ज़मीन के अंदर। ऑब्वियसली ये मर गया तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ज़मीन के अंदर गया तो ये सारे जो इसके न्यूट्रिएंट्स होंगे जो इस एनिमल के अंदर थे, न्यूट्रिएंट्स किधर चले जाएंगे, ज़मीन के अंदर। ठीक है, अब इसी ज़मीन के ऊपर क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, और यहीं पर एक प्लांट लग जाएगा। ठीक है, और इस प्लांट की रूट्स के ज़रिए से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ज़मीन से दोबारा से प्लांट के अंदर चले जाएंगे, प्लांट उनको एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर इन प्लांट्स को क्या होगा कि दोबारा से कोई एक एनिमल आएगा और इस प्लांट को खाएगा। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ कि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो रिसाइकल होकर दोबारा से उसी जगह पर आ गए। अब ये एक एग्जांपल है, इस तरह के लाखों अरबों खरबों इस तरह के काम हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रिएंट्स थे, और ये एनिमल डेड होने के बाद जब ज़मीन के अंदर ये दफन हो गया, ज़मीन के अंदर चला गया, तो यहाँ पर इसकी जो डीकम्पोजिशन थी वो किसने की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने की, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्लांट्स के अंदर चले गए, और हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल किया। अब यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी का एक रोल आता है। वो किस तरह से कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के अंदर ना होते, उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ जो वैरायटीज़ हैं वो ज़मीन के अंदर ना होती, तो ये रिसाइकल नहीं हो सकते थे। ठीक है, अब इनसे क्या होता है कि जब से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल्स से ज़मीन के अंदर चले गए हैं और उनकी वहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गई है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है,
तो ये ज़मीन सारी की सारी जो होती है ये हो जाती है जी फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जरखेज़ हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो जाती है। ये सारी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है और ये उसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। और मैं ज़रा शॉर्टली जो है इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस हम देख रहे थे। तो बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमें फूड मिलती है, हमें खाने पीने की चीज़ें इनसे मिलती हैं, ड्रग्स, मेडिसिन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल जाती हैं। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, जिनके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल मौजूद हैं, रबर, ऑयल, गम्स, पेंट्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारा इकोसिस्टम, उसकी मेकिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी केमिस्ट्री को रेगुलेट करता है बायोडाइवर्सिटी, और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है ताकि हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल रहे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है जी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल।